हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ्स का जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि बहुत सारा टॉपिक्स रिमूव कर दिया गया है और आपका सिलेबस बिल्कुल इजी बना दिया गया है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में नॉलेज हो जाए। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 पे आता हूं। देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, मैथमेटिक्स क्लास 10, उसी से मैं बता रहा हूं क्योंकि ये हम लोगों के मेन बुक है। रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से एक टॉपिक जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये वाला को रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अगर आप देखें तो आप लोग तो स्टडी कर लिए होंगे एक्सरसाइज 1.1 को, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज नंबर 2 यहां से स्टार्ट हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये पेज नंबर 7 तक गया है आपका हाफ। मैं हाफ लिखा हूं यहां पर क्योंकि यहां तक आएगा। एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों का नहीं आएगा, इसके बाद ये हाफ जो है ये आएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये सब आएंगे क्वेश्चन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। इस चैप्टर से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे 1.2 का कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। और आपका ये जो प्रूव करने वाला होता है कि √2, √3, √5, √7 ये सबके रेशनल नंबर है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर 1 का। अब मैं आता हूं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में देखिए, यानी क्लियर हो गया कि ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना, एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 2 to 7 हाफ पेज तक नहीं पढ़ना है। जहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट होता है वहां से पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में जो पॉलिनोमियल्स है, इसमें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट, ये वाला नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ये रिमूव कर दिया गया है। तो आप जब चैप्टर 2 खोलेंगे तो 2.1, 2.2 पढ़ना है आपको। और जब आप आते हैं जब 2.3 पे, 2.3 में जो है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपका इससे बेस्ड है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम है, इसलिए वो वाला आपको नहीं स्टडी करना है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, 2.2 तक आप लोगों को पढ़ना है। यहां क्या दिया, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इस पे जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स है इस पर बेस्ड, इस एल्गोरिथम पे बेस्ड, उसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो बिना स्टेटमेंट वाले हैं उसको पढ़ना है। इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 में से फ्यू क्वेश्चंस जो है आपके रिमूव्ड है। फ्यू क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड है और रियल कोएफिशिएंट वाला उसका आंसर्स होते हैं, वो वाले को आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस रिमूव है इन दोनों एक्सरसाइज में से और फ्यू को पढ़ना है। नेक्स्ट मैं आता हूं चैप्टर नंबर 3 पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये सॉल्यूशन निकालने का 3 मेथड हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है नहीं पढ़ना है हम लोगों को। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेनली हम लोगों को 3.5 में दिया है। 3.1, 3.2 ये सब में नहीं दिया। 3.5 में जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया है वो मेनली है आपका इसी से रिलेटेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे देखिए यहाँ पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप क्या कर सकते हैं कि 3.5 को पढ़िए। बोलिए क्यों? इसलिए क्योंकि यही सारे क्वेश्चन को जहां पे लिखा हुआ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से पूछा जा सकता है।
या एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन मान लिया अगर दे दिया और मेथड नहीं मेंशन किया, तब तो आपको इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके बनाना होगा। इसलिए आप लोग इसको पूरा पूरी नहीं छोड़िए, मैं तो कहूंगा कि इसको आप बना ही लीजिएगा, लेकिन इस दोनों मेथड से बनाइएगा। जो क्वेश्चन पॉसिबल होगा बना पाना, इस दोनों मेथड से बना लीजिएगा, इसके बाद इस मेथड नहीं पढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखिए आपको बोला है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कुछ सिचुएशन बेस्ड वाला क्वेश्चन, जैसे कि बोट एंड रिवर वाला, या फिर आपका ट्रेन वाला, और दूसरा जो भी क्वेश्चन है सिचुएशन वाला क्वेश्चन, डिफरेंट सिचुएशंस वाले जो क्वेश्चंस है, वो प्रॉब्लम जिसको कि रेड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है, फिर सॉल्यूशन निकाला जाता है, उन सभी को नहीं पढ़ना है, बाकी सबको पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे मैं कोई एक्सरसाइज या पेज नंबर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट हम लोगों का है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। n टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स वाला जो क्वेश्चन है, तो मैं इस बुक बता देता हूं आप लोगों को कि उससे बेस्ड जो है सम ऑफ n टर्म्स वाला क्वेश्चन मेनली आपका एक्सरसाइज 5.3 में दिया हुआ है। इसका मतलब 5.2 तक आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यहाँ आपका पेज नंबर 107 यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां तक तो आपको पढ़ना है। 107 का ये वाला पार्ट यहां से जो स्टडी नहीं करना है आप लोगों को, और वो भी क्वेश्चन जो कि मेनली बेस्ड है एप्लीकेशन पे, यूजेस पे, और n टर्म्स अगर क्वेश्चन में दिया तो वो वाला नहीं स्टडी करना है। बाकी सारा चीज आपको स्टडी करना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। अच्छा एक चीज और, तो ये एक्सरसाइज 5.3 में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैक्सिमम ये कहिए कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है आपका सम ऑफ n टर्म्स पे ही बेस्ड है। इसीलिए मैं यहां लिखा हूं कि उसको आप नहीं पढ़ेंगे। पेज नंबर 107 से 114 तक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में कुछ क्वेश्चन जो है, लास्ट 2 क्वेश्चन तो मैं 4 और 5 ये जो है बेस्ड है इसी पे, बाकी ये सब तो आप बना सकते हैं। 3 भी इसी पे बेस्ड है, तो वो भी जो भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अच्छा 2 भी तो सम ऑफ है, फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट टर्म, तो ये भी सारा जो है लगभग इस पे बेस्ड है, तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे। 5.4 तो 1 इसको 1 to 15 तक कर सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे 5.3 हो जाएगा और इसके अलावा 5.4 भी हो जाएगा तब, है ना, ये दोनों आपको नहीं स्टडी करना है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे। 6 में जो है ये ट्रायंगल चैप्टर है, तो इसमें सब चीज पढ़ना है, सिर्फ 2 थ्योरम का प्रूफ। इसमें तो बहुत सारा थ्योरम्स है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, लगभग जहां तक हमको याद है 7 थ्योरम्स है उसमें। तो थ्योरम में से 2 थ्योरम रिमूव कर दिया गया, तो उसमें भी आपको 5 थ्योरम्स का स्टडी करना है प्रूफ को। यहाँ प्रूफ जो है रिमूव कर दिया गया, तो कौन कौन सा थ्योरम है? 6.6 ये पेज नंबर 141 पे है। देखिए 141 पे है पेज नंबर। क्या है थ्योरम में पढ़ के बता दे रहा हूं। यहां दिया होगा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये वाला थ्योरम का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा थ्योरम 6.9 जो कि आपका पेज नंबर 146 पे है। तो ये जो है इसमें ये क्या थ्योरम है देख लीजिए, इसमें दिया इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ये थ्योरम आपको इसका प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आप इस चैप्टर को पूरा स्टडी कीजिए, इसमें से सिर्फ इस दोनों थ्योरम का प्रूफ को नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आता हूं मैं चैप्टर नंबर 7 पे। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये तो इजी है, और जो डिफिकल्ट पार्ट था वो आपका रिमूव कर दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका पेज नंबर 168 से देखिए स्टार्टिंग हुआ है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पेज 168 और 169 और 170 आपका यहां तक है। इस पे एरिया बेस्ड, एरिया ऑफ पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता हूं मैं चैप्टर नंबर 8 पे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें सारा क्वेश्चंस आएगा, आपको स्टडी करना है। मतलब द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, जो भी रेशियो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला है उसको आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 60, 90 माइनस एंगल, ये वो जो है वो सब आपको नहीं स्टडी करना है। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.3 है और कुछ क्वेश्चंस है आपका 8.4 का। देखिए इसीलिए मैं यहां पर लिख दिया हूं कि एक्सरसाइज 8.3 में वो जो पूरा है आपका उस पे बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। 8.3 पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, वो पूरा आपको नहीं पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन जो है 8.4 में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, तो उसको भी आपको स्टडी नहीं करना है, बाकी आपको सारा स्टडी करना है। फिर आता हूं मैं चैप्टर नंबर 11 में, सॉरी 8 के बाद 9, 10। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक में कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है वो यहाँ पे लिख दिया हूं, इस जगह मेंशन कर दिया हूं मैं। अब 9 और 10 में से कुछ नहीं रिमूव किया गया है, तो आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 का फुल स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 9 में आपका दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, वो आपको पूरा स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल्स, उसको आपको स्टडी करना है पूरा चैप्टर को। और चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें सारा कंस्ट्रक्शन करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। यानी कि ये आपका एक्सरसाइज 11.1 में इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उसमें है इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, तो वो वाला आपको नहीं स्टडी करना है। बाकी आपको 11.2 या और भी 11.1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है लाइन सेगमेंट वाला, तो डिवाइड एंड द रेशियो, वो सब स्टडी करना है आपको। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो आपका दिया है, तो इसमें क्या करना है, आपका प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 60, 90 वो सब है, लेकिन आपको स्टडी नहीं करना सिर्फ 120 वाला। इसमें क्वेश्चंस दिया है प्रॉब्लम 12.1, 12.2 जो भी है वो सब पढ़ना है, लेकिन जो भी एंगल है, जैसे कि आप देख लीजिए जो भी क्वेश्चन है, सॉरी जो भी क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए पेज नंबर 228 में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो एंगल 120 पे बेस्ड है ना, तो ये वाला सेंट्रल एंगल इसका 120 है, तो ये वाला स्टडी नहीं करना है। इसी तरह का जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे 120 एंगल पे बेस्ड, वो नहीं स्टडी करना है। लेकिन अगर 60 है, 30 है, 90 है, तो वो सबको आपको स्टडी करना है। फिर आता हूं मैं आगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में देख लीजिए आप लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें आपको सभी स्टडी करना है। देखिए इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 12 में यहां लिख दिया हूं फ्री क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ जो 120 पे बेस्ड है वो नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 13 में सभी पढ़ना है, सिर्फ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन को छोड़ करके। तो एक्सरसाइज 13.4 में जो पेज नंबर 252 टू 257 है, उसमें आपको स्टडी नहीं करना है। और फ्यू क्वेश्चन जो है पेज नंबर 258 में भी दिया हुआ है, वो भी आपको स्टडी नहीं करना है, बाकी सारा स्टडी करना है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मीन निकालने का अलग अलग मेथड, तो वो जो एक मेथड हम लोग का है वो स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड है ना, वो एज्यूम मीन मेथड आपको पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड जो है वो पढ़ना है, लेकिन आपका ये जो मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, ये इसको नहीं पढ़ना है। मीन यहाँ निकालने का जो तरीका है, हम लोग को मेनली 3 दिया हुआ है हम लोगों के सिलेबस में क्लास 10 में, मीन निकालने का तरीका, तो वो दोनों पढ़ना है, बाकी ये स्टेप डेविएशन वाला मेथड को नहीं पढ़ना है।
तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे अगर मान लीजिए पूछा गया है, मेथड नहीं मेंशन करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको सीख लेना है कैसे उसको बनाया जाता है। एक्सरसाइज 14.1 में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड पे 14.1 में दिया हुआ है। तो आप उसको स्टेप डेविएशन से नहीं पढ़ के कोई दूसरे मेथड से, यानी कि और जो मेथड है हम लोग का एज्यूम मेथड, डायरेक्ट मेथड, उस मेथड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम लोग ऑगी भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज 14.4 जो कि पेज नंबर 290 और 293 है, उसको नहीं पढ़ना है। 290 से 293 तक ये वाला पार्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 290, यहां से स्टार्ट है 290 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे है, और ये जाकर के आपका 293 तक है, यहाँ पर 293 तक। ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का और चैप्टर 14 के बाद जो हम लोग का चैप्टर नंबर 15 है, तो चैप्टर नंबर 15 को रिमूव नहीं किया गया है, आपको चैप्टर नंबर 15 पूरा पढ़ना है। तो ये था हम लोगों का डिटेल एनालिसिस में किया हूं, पूरा आपको डिटेल में बता दिया हूं कि कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ये डिलीटेड टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। यहाँ मैं डिलीटेड एक्सरसाइज या पेज नंबर लिख दिया हूं, लेकिन कहीं भी कुछ क्वेश्चन जो है तो आप ध्यान दीजिएगा पढ़ने समय कि इस टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको नहीं करना है, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। ठीक है, मैं बताता हूं दूसरा सब्जेक्ट के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस में कौन कौन से चैप्टर या चैप्टर का पार्ट रिमूव कर दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा। तो क्लास 10 साइंस डिलीटेड टॉपिक्स पेज नंबर, तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ भी लिए होंगे अभी तक में। ये चैप्टर में से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें से भी कोई पार्ट रिमूव नहीं किया गया है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से कुछ पार्ट जो है, लास्ट का पार्ट, चैप्टर का लास्ट पार्ट, बेसिकली वो जो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो जो दिया हुआ है पेज नंबर 49 में, वहां से देखिए स्टार्ट होता है आपका अकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यही है आपका ये मेटलर्जिकल वाला पार्ट। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल को, क्या प्रोसेसेस है ना, उसको कैसे एनरिच किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, जो भी चीज है वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यही आपका पेज नंबर 67 to 76 में है। एक मिनट, प्रिवेंशन एंड, सॉरी ये पेज नंबर आपका इसी में तो आ गया, 54 में ही आ गया। तो ये वाला पार्ट इसका मतलब यहाँ का नहीं है, ये आपका है चैप्टर 4 का है। ये चैप्टर 4 का है। पेज नंबर 67 टू पेज 67 to 76। तो यहां पर अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बढ़िया से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन सा नहीं आ रहा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स,
यानी कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाले कार्बन कंपाउंड्स का नाम बताना था। नाम, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो आपको रिमूव कर दिया गया है, तो आपके लिए सिलेबस बहुत ही इजी हो गया है। देखिए आपका हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कीन और अल्काइन जो भी फंक्शनल ग्रुप का है वो लगता था कार्बन कंपाउंड्स में जो नाम आते थे वो वाला पार्ट आपको नहीं स्टडी करना है। इसका मतलब पेज नंबर 67 से आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के अनुसार पेज नंबर 67 से 76 तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये देखिए 66 से वही स्टार्ट है नोमेनक्लेचर, 67 में भी, सॉरी 66 में नहीं 67 से स्टार्ट है, 67 में 68 में इसी के बारे में है। फिर आगे आपको दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टीज, कंबशन, आपका ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब नहीं पढ़ना है। फिर आपका है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ना है। इसमें जो है ये कैसे बनता है, इसका क्या क्या रिएक्शंस है, वो सब नहीं पढ़ना है। तो स्टडी ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सिर्फ यूज आपको पढ़ना है, आप उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बाकी चीज में इस पार्ट में नहीं पढ़ना है, आपको रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़ना है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये वाला पार्ट भी नहीं पढ़ना है। तो जब तक हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो हम लोगों का चैप्टर ही एंड हो जाता है 76 एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 देखिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, यानी चैप्टर 1 नहीं लिखा, 2 नहीं लिखा, तो आपको पूरा पढ़ना है 1 एंड 2। फिर यहाँ मैं 5 नहीं लिखा, इसका मतलब 5 में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका क्लास 11 एंड 12 का ये बेस्ट चैप्टर है, इसको रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर 5 आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 5 क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पूरा पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें देखिए पेज नंबर मैं बता रहा हूं 114, इसमें देखिए आप लोगों को कौन कौन सा पार्ट है इसमें दिया हुआ। इसमें दिया हुआ एनिमल नर्वस सिस्टम से स्टार्टिंग है, उसके बाद आपका दिया गया है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए आपको ये वाला जो है नर्वस सिस्टम, ये तो हटा दिया गया, यानी वो सब नहीं पढ़ना है आपको स्टार्टिंग पेज से ही। फिर आपका नेक्स्ट दिया है ये रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी आपके सिलेबस में नहीं है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो ह्यूमन ब्रेन आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अगर देखिए तो ह्यूमन ब्रेन भी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो क्लियर नहीं किया इसके बारे में, इसलिए ब्रेन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग का आ जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इसीलिए उसको आप नहीं पढ़िएगा। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन, तो वो भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्मोन इन एनिमल्स, तो देखिए इसके बारे में दिया हुआ है एनिमल हार्मोन, तो ये नहीं पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि चैप्टर 7 में से आपको लगभग कुछ भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में पढ़ लेना है, एक आध बार रीडिंग कर लेंगे, ये सारे टॉपिक्स को आप छोड़ देंगे, बाकी जो आपको कुछ रहेगा, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जो वीडियो से आप पढ़ते हैं ऑनलाइन, या मैं जो नोट्स बनाता हूँ वो जो अपलोड करूंगा उसमें से आप देख लीजिएगा। मैं सभी चैप्टर्स का नोट्स ही बनाता हूँ, चाहे साइंस हो या मैथ हो, उसको मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, आप लोग यहां से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, यानी कि ये पूरा चैप्टर आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो यहां पर देखिए इस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में
बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ना, यानी कि स्टार्टिंग से आपको हेरिडिटी के बारे में दिया है चैप्टर में, तो हेरिडिटी के बारे में सारा चीज पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो कहां से आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? पेज 147 से स्टार्ट हुआ है, पेज 147 टू 158, इसीलिए मैं लिख दिया हूं। यहाँ देखिए ये सब सारा आपका हेरिडिटी के बारे में है, तो यहां तक पढ़ना है आपको। यहाँ ये क्वेश्चन भी कर लेना है। यहाँ एवोल्यूशन जो दिया हुआ है, एवोल्यूशन से यहां से नहीं पढ़ना, क्योंकि दिया बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, वो वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो एवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को जो भी यहाँ पर दिया है उसको नहीं पढ़ना है। फिर अब हम लोग आते हैं स्पेशिएशन के बारे में। स्पेशिएशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब उसको आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, लेकिन स्पेशिएशन पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे हम एक्सेप्शनल में क्या रखेंगे? एक्सेप्शनल में हम छोड़ देंगे 150 पेज नंबर, यानी कि पेज नंबर 150 जो है आपको पढ़ना है। ये दिया हुआ है 150 151 में स्पेशिएशन के बारे में, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। फिर आपका एवोल्यूशन एंड स्टेजेस वगैरह दिया हुआ है, तो ये सब तो एवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो भी ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सब नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो बीच में 1-2 पेजेस यहाँ का पढ़ लेना है, 150 151 वगैरह, बाकी ये सब पूरा नहीं पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, और इसका जो है आपको जरूरत है 11 में भी ना, तो इसीलिए इस चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 11 हम लोग आते हैं। चैप्टर 10 आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 11 आते हैं हम लोग, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से आप लोगों को कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है? फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन के आंख में लेंस कैसे काम करता है वो नहीं पढ़ना है, लेकिन ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, उसका वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पेज 187 देखिए नहीं लिखा हूं, यहाँ पे 188 से बोल रहा हूं नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई। तो लेंस जो फंक्शन करता है वो एक तरह से पावर ऑफ अकोमोडेशन है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो ये यहाँ पर दिया हुआ उसी पेज नंबर 189 से दिया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीजेस होते हैं ह्यूमन आई में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये सब नहीं पढ़ना है। तो ये 190 तक में एंड हो जाता है, इसीलिए मैं लिखा हूं कि ये तीनों पेज नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ये पढ़ना है। जो भी टॉपिक उसके बाद दिए हुए हैं आपको इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में, उसको स्टडी कर लेना है बढ़िया से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 देखिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, इसका मतलब चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये आपको फुल्ली स्टडी करना है पूरा। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग 11-12 में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको करना है, लेकिन फुल चैप्टर नहीं करना है इसमें से हम लोगों को, है ना। इसमें क्या चीज नहीं करना है देख लीजिए। जो डिफिकल्ट पार्ट था इस चैप्टर में, जिसको बच्चे बहुत समझने में टाइम लेते हैं, वो वाला पार्ट ही आपका बोर्ड हटा दिया है। तो आप लोग बहुत ही लकी हैं, आप लोग स्टडी कीजिएगा अच्छे से, जरूर अच्छा नंबर लाइएगा। तो यहां से देखिए स्टार्टिंग चैप्टर 13 में जो ये सब स्टडी करना है स्टार्टिंग से। पेज नंबर 223 में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टडी करते जाना है पूरा। तो कहां से आपको स्टडी नहीं करना? पेज 232 से, क्योंकि यहाँ पे दिया है आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर वाला पार्ट समझिए आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद यहाँ हम लोगों को दिया डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको डीसी और एसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, क्या एडवांटेजेस है एसी का डीसी के ऊपर, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब स्टडी नहीं करना है। तो इसका मतलब पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 से 238 ये पूरा आपको इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को स्टडी नहीं करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि बेटर हो आपका रिजल्ट 11-12 में, और आगे आपका जो है दिक्कत नहीं हो स्टडी करने में। साइंस लेके जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको तो सारा चैप्टर्स को बढ़िया से स्टडी करना चाहिए।
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे इन सभी चैप्टर से। अब आता हूं मैं चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 में क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखिए आप, आपको दिया पेज नंबर 242 में कि व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ना है। अब उसके आगे देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सबको नहीं पढ़ना है। इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं जो आप लोगों को स्टडी नहीं करना है या स्पेस नहीं लेने की वजह से मैं नहीं लिख पाया था। अब यहाँ पे रब कर दिया हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आपको कौन सा नहीं पढ़ना है, वो है आपका फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद लास्ट का 2 चैप्टर जो है उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, तो उसको आप लोगों को फुल्ली स्टडी करना है। आप लोगों को फुल्ली लास्ट 2 चैप्टर्स जो है उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, आप उसको पूरा स्टडी कीजिएगा। 15 और 16 आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप लोग इस ढंग से बढ़िया से स्टडी कीजिए। आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसी ढंग से स्टडी कर सके। जो टॉपिक सिलेबस में है मेनली उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन चैप्टर्स में है हम लोगों का, वो तो पढ़ना ही चाहिए अपना नॉलेज के लिए, और ताकि वो आपका बेस बन जाएगा 9-10 का। तो क्या होगा, आपको 11-12 में अच्छा होगा। आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, जिस भी लाइन में आप आगे जो भी करना चाहते हैं, साइंस लेकर के आगे पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ते हुआ, तो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।